नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। राजधानी लाइव में उन बड़ी खबरों की बात होगी, जी हां, जो सुर्खियां बनी हैं। चंडीगढ़ में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है और कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार लामबंद हैं। देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में कोरोना को लेकर कांग्रेस की नाराजगी, गाइडलाइन 5 जारी होने के बाद राज्य में कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भोपाल की बात होगी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुंबई में सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सिद्धार्थ पिठानी से एक बार फिर से सीबीआई के रडार पर है सिद्धार्थ पिठानी, जिससे पूछताछ हो सकती है। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में भी बड़ी खबरें, सुर्खियां बनी हैं। और लखनऊ में हाथरस कांड, यूपी में जो सबसे बड़ा कांड हुआ हाथरस गैंगरेप कांड, उसकी धमक प्रदेश के साथ साथ देश भर में देखी जा रही है और तमाम राजनीतिक दल के लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित हैं। तो ये बड़ी खबरें जो कि सुर्खियां बनी हैं। चंडीगढ़, देहरादून, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ, ये बड़ी खबरें जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक टोल प्लाजाओं पर कब्जा कर लिया है। तो कई जिलों में तो बड़ी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट और रिलायंस जैसे स्टोरों को बंद करवा दिया गया है। जी हां, 2 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे किसान संगठन भी देश के साथ साथ अन्य राज्यों में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन पंजाब की तस्वीरें जो लगातार ये बता रही हैं कि किसान कितना आक्रोशित है कृषि कानून को लेकर। तो कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। तो किसानों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। विनीत कपूर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, रेल रोको आंदोलन आज एक और बड़ी भूमिका, क्योंकि गांधी जयंती है और ऐसे में तमाम और संगठन किसानों के साथ आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर रेल रोको आंदोलन की बात करें तो लगातार किसान जो हैं इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरह से हाईवे जाम किए जा रहे हैं, रेलवे रोकी जा रही हैं और आज भी जो रेल रोको आंदोलन का कहीं ना कहीं दूसरा दिन जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। कल तकरीबन 4 जगहों पर रेलें रोकी गई थी। आज जो है रेल रोको की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। आज और शहरों में भी किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं रेल रोकने का काम करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो लगातार किसानों को समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। कल भी अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो एक बड़ा प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया गया और देर रात शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर और जो नेता थे उन पर पुलिस की तरफ से लाठियां भी भांजी गई और उन पर पानी की बौछारें भी की गई। हरसिमरत कौर बादल की बात करें, सुखबीर बादल की बात करें, विक्रम मजीठिया की बात करें, इनको डिटेन तक कर लिया गया। तो ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो पंजाब में होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से न केवल शिरोमणि अकाली दल की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो भी किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग ढंग से रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जाए, किस तरह से ये काले कानून जो हैं इनको वापस करवाया जा सके। जी, रेल रोको आंदोलन तो जारी है और ऐसे में और भी तमाम किसान संगठन जो हैं किसानों का साथ देंगे, एकजुट होंगे। लेकिन तमाम बड़ी हस्तियां, चाहे वो सिंगर हों या फिर राजनीतिक दल हों, सभी किसानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में शहरों की अगर अंदर बात की जाए तो किसान जो शहर में पहुंच रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो धरना दे रहा है, जो अपनी आवाज उठा रहा है, विनीत, सुनने में तो ये भी है कि वॉलमार्ट और रिलायंस जैसे स्टोरों को बंद करा दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किसान कानून जो आया है ये कुछ घरानों के लिए है और किसान मजदूर बनकर रह जाएगा, इसलिए अभी से विरोध भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए, शोरूम्स की बात करें या फिर हाईवेज की बात करें या अब टोल प्लाजाज की बात करें, पेट्रोल पंपों की बात करें, तो जिस तरह से कई पेट्रोल पंपों के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाहर खास करके प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
रिलायंस शोरूम के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है अदानी और अंबानी जो हैं इनको फ़ायदा पहुंचाने की नीति से ये कानून जो है ये कहीं ना कहीं लोकसभा में लेकर आई थी। और कहीं ना कहीं खेती का निजीकरण केंद्र की मोदी सरकार करना चाहती है। इसी का किसान जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का घटक दल था। पहले हिमायत ज़रूर की उन्होंने इन ऑर्डिनेंसों की, लेकिन अब वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही केंद्र की मोदी सरकार ये बात कहती हो कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि सरकारी एजेंसियां पहले की तर्ज पर मंडियों में किसान की फसल की खरीद जो है वो एमएसपी के आधार पर करती हुई नजर आएंगी। इसमें कोई कैपिंग नहीं की जाएगी, पूरे की पूरी फसल जो है किसान की उसको मंडी से खरीदा जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ा एक सवाल जो है वो खुद अब एनडीए के घटक दल जो हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो आने वाले दिनों में किसान जो हैं और तीव्र आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल पा रही है, जो सूचना मिल पा रही है कि 4 तारीख को जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है उसको पूर्ण तौर पर सील कर दिया जाएगा और उस बॉर्डर के ऊपर ही जो किसान जत्थेबंदियां हैं पक्का मोर्चा लगाती हुई नजर आएंगी। यहां पर परमानेंट जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। और इस धरना प्रदर्शन के अंदर जो पंजाबी गायक हैं वो भी किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर कहीं ना कहीं प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हुए नजर आएंगे। यानी 4 तारीख को एक और बड़ा प्रदर्शन जो है उसकी रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें तो हरियाणा बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील किया गया है ताकि किसान जो हैं वो हरियाणा के रास्ते से होते हुए दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। तो ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं हरियाणा बॉर्डर के ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, राहुल गांधी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रदेश के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकालने के लिए आ रहे हैं। इस दिन तकरीबन 50 किलोमीटर की इनकी एक ट्रैक्टर यात्रा होगी जो पंजाब के विभिन्न इलाकों से होती हुई हरियाणा में प्रवेश करेगी। उसके बाद हरियाणा में भी राहुल गांधी के अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो सुनिश्चित किए गए हैं ताकि किसानों के हक की आवाज को मजबूती से बुलंद किया जा सके और किसानों को उनका हक जो है वो दिलवाया जा सके। जी, गांधी जयंती है आज, और गांधी जयंती को लेकर किसानों का किस तरह का आज का कार्यक्रम, आज की रूपरेखा, क्योंकि कल का आपने बताया कि अकाली दल ने पूरा सहयोग किया, ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई और तमाम किसानों को लेकर वो चंडीगढ़ में पहुंचे, लेकिन वहां पर जो चंडीगढ़ में पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर ली। पंजाब में भी लगातार पुलिस प्रशासन जो है सक्रिय है। ऐसे में क्रेडिट लेने की होड़ तो मची हुई है विनीत, लेकिन आज का पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आज के इस कार्यक्रम की बात करें तो आज से जो किसानों का हस्ताक्षर अभियान है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आज से जो हस्ताक्षर अभियान है वो शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा के अंदर ये हस्ताक्षर अभियान जो है ये आज से शुरू होता हुआ नजर आएगा। तकरीबन 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे, जिसमें सीधे तौर पर एक ही आग्रह किया जाएगा कि ये जो कानून आपने पास किए हैं इनको एक सिरे से रद्द किया जा सके। तो इसको लेकर आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम पक्के मोर्चों की बात करें तो विभिन्न जिला मुख्यालयों के ऊपर किसानों की तरफ से पक्के मोर्चे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेल रोको आंदोलन की बात करें तो आज रेल रोको आंदोलन जो है वो भी और तीव्र होता हुआ नजर आएगा। यानी लगातार रणनीतियां बनती जा रही हैं, प्रदर्शन जो हैं वो तीव्र होते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से सहयोग करती हुई नजर आ रही हैं पंजाब में किसानों का, तो आने वाले दिन लगता नहीं कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए आसान रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो किसान हैं वो ये भी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके घरों के बाहर भी पक्के धरने लगाए जाएंगे। उनको भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं आग्रह किया जाएगा कि वो बीजेपी के नेता भी जो हैं अपनी राजनीति छोड़कर किसानों के हक की बात करते हुए नजर आए, क्योंकि किसानी इस वक्त बदहाली की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो कानून है ये अगर एमएसपी को खत्म करते हैं, किसानों की फसल की खरीद मंडियों में एमएसपी के आधार पर नहीं होती, तो फिर किसान और ज्यादा बुरी हालत में चला जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं से लेकर आज कहीं ना कहीं विभिन्न सड़कों पर, रेल मार्गों पर और साथ साथ विभिन्न मॉल्स या फिर टोल प्लाजाज की बात करें वहां पर ये बड़े धरने प्रदर्शन जो हैं ये होते हुए नजर आएंगे। जी विनीत, देखिए, कोरोना महामारी के बीच, कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, देश का हर एक नागरिक घरों में कैद था, धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर आने लगी थी, अनलॉक हुआ, अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी हुई। ऐसे में आम आदमी घर से 2 जून की रोटी के लिए भी निकल रहा है और किसान सड़क पर है, टोल नाकों पर है, रेल रुकेंगी,
बाकी आम नागरिकों के लिए सरकारों को समर्थन है, पंजाब सरकार पूरा समर्थन दे रही है किसानों को, लेकिन आम जनता की इस बीच किस तरह की परेशानी बढ़ी है, कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, आम जनता की बात करें तो जिस तरह से विभिन्न रोड जो हैं वो बंद किए गए हैं, तो ऐसे में जो भी रोड बंद होता है वहाँ पर अल्टरनेटिव तौर पर प्रशासन की तरफ से पहले ही उस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कई जगहों पर कई रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन जहाँ पर अचानक से रोड जाम होता हुआ नज़र आता है, अचानक से धरना प्रदर्शन होता हुआ नज़र आता है, वहाँ पर ज़रूर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इतना ज़रूर है कि किसान खुद समझदार होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ खुद समझदार होती हुई नज़र आ रही हैं कि कोई इमरजेंसी व्हीकल अगर इस धरना प्रदर्शन से निकल कर जा रहा है तो ट्रैक्टरों को साइड कर दिया जाता है, पुलिस के बैरिगेटों को साइड कर दिया जाता है और उस इमरजेंसी व्हीकल को, चाहे उसमें एम्बुलेंस हो या कोई अन्य इमरजेंसी वाहन हो, उसको जाने की अनुमति दी जाती है, उसको निकाल दिया जाता है वहाँ से, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसको इमरजेंसी सेवाओं की तुरंत ज़रूरत है उसको इन धरनों की वजह से किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल भी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जिस तरह से एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उसमें कई एम्बुलेंसें जो हैं वो एक समय में फंसती हुई नजर आई थी, लेकिन तुरंत शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पुलिस से आग्रह किया, अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, जिसके बाद तुरंत उन एम्बुलेंसों को वहाँ से निकालने का काम किया गया। तो ऐसे में ज़रूर कहीं ना कहीं इस बात का पॉलिटिकल पार्टियाँ भी ख्याल रखती हुई नजर आ रही है कि कोरोना की महामारी है और इस महामारी में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं की बड़े लेवल पर और शीघ्र ज़रूरत है। तो ऐसे में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाता है। लेकिन आम जनमानस की बात करें, जिनको नहीं पता कि कहाँ पर रोड जाम है, कहाँ पर किसान जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर इन प्रोटेस्टों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और परेशानी का सबब उनके लिए प्रोटेस्ट ज़रूर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात उत्तर प्रदेश की। हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना और उसके बाद प्रशासन के रवैये से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में लोगों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है। उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दिल्ली से निकले, जिनकी गाड़ियों के काफिले को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ही रोक लिया और इसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पैदल ही हाथरस जाने के लिए चल पड़े, जिससे पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कई बार कांग्रेसी नेताओं की पुलिस से झड़प हुई। झड़प में राहुल गांधी जमीन पर भी गिर पड़े। कांग्रेसी इसी बीच धरने पर बैठ गए उसी जगह। इसके बाद राहुल गांधी को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि देर शाम उन्हें बिना किसी बॉन्ड के रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनके मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस दौरे पर विशेष तौर पर नजर बनाए हुए थी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में बात की जाए तो कांग्रेस जो है उस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बजाय मुख्य भूमिका में धीरे धीरे नजर आ रही है। ऐसे में बसपा और सपा को दलित वोट बैंक के खिसक जाने का भी डर सता रहा है। इन तमाम सारे पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में मुख्य विपक्षी दल माने जाने वाले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी में क्या उन्हें अपने वोट बैंक को खिसक जाने का डर सता रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन से बाकी पार्टियां हलकान हो गईं। हाथरस जा रहे राहुल प्रियंका पर केस दर्ज हो गया। राहुल प्रियंका को गौतम बुद्ध नगर में ही रोक लिया गया। जी हां, उन्हें यूपी में प्रवेश करने के साथ ही उनके काफिले को रोका गया। पुलिस से झड़प हुई। कई बार कांग्रेसियों की इस बीच राहुल गांधी सड़क पर गिर गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैदल ही आगे बढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा, किस नियम और कानून के तहत आप मुझे रोक रहे हैं। पहले हवाला दिया गया कि आप धारा 144 का उल्लंघन करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा। धारा 144 5 लोगों पर लागू होती है, 4 लोगों पर लागू होती है, लेकिन मैं अकेला ही जाऊंगा। इस दरमियान राहुल गांधी को 188 यानी कि कोविड-19 के नियमों के तहत उन पर केस दर्ज किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने जो हाथरस जाने के लिए कूच किया वो पूरे देश के लिए
सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ बाकी लोगों का भी दिल जीतते नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम पीड़ित परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधाने जा रहे हैं। ऐसे में आप हमें जाने दीजिए, आप मत रोकिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की नजाकत को भांपते हुए प्रशासन ने राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया। प्रियंका गांधी को यमुना एक्सप्रेसवे और राहुल गांधी को भी उसी एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया। यहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर दिल्ली ले जाया गया। मैनेजिंग एडिटर मेहर मिश्रा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ और तथ्यों के साथ मौजूद हैं। मेहर जी, राहुल गांधी पैदल ही जाने के लिए निकले, इस दरमियान वो सड़क पर गिर भी गए, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी हाथरस कांड को लेकर राहुल गांधी के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं, न कि खुद उनका ऐसा कोई मार्च दिख रहा। बहन जी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, कहती हैं हम अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत नहीं थी कि खुद जो दलितों की मसीहा मानी जाती हैं, जो खुद कहती हैं कि दलित वोट सिर्फ बीएसपी का है, वो बाहर नहीं निकलती लखनऊ से? सुनील, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। दरअसल पिछले कुछ महीनों की राजनीति पर नजर डालें, जो कि खास तौर से यूपी में चल रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात का एक स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस जमीनी लेवल पर स्टार्ट कर रही है, चीजों को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कामकाज का तरीका देखिए, चाहे मुद्दा कैसा भी हो, उन्नाव का मुद्दा, कहीं का मुद्दा, अजय कुमार लल्लू हर जगह खुद उतरे रहते हैं, मैदान में रहते हैं। और आप राहुल गांधी को देखिए, आप प्रियंका वाड्रा को देखिए, ये लोग तमाम मुद्दों पर लगातार एक अटैक का एक मुहिम चला रखा है इन लोगों ने। विपक्ष का काम होता है सरकार की जो नीतियां, जो चीजें जहां में खामी नजर आती है, उसको जोर शोर से उठाना। इस काम में फिलहाल न तो समाजवादी पार्टी बहुत खरी उतर पा रही है विपक्ष की जो कसौटियां हैं उन पैमानों पर, और न ही बहुजन समाज पार्टी मायावती, लेकिन उसकी भरपाई कांग्रेस कर रही है। इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय में नहीं मिलेगा ये कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस की जो मशीनरी एक तरीके से ठप पड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वो पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी इस देश की है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वक्त तक रूल किया इस देश के ऊपर। यूपी में हमेशा एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 10, 12, 15 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस का सिस्टमेटिक तरीके से एक संगठन कमजोर पड़ा है, उसको रिवाइव करने के लिहाज से इन चीजों को समझा जा सकता है। राहुल गांधी अचानक से एक्टिव होते हैं, उनका आपको यही बता दूं सुनील कि उनका आज 2 तारीख से उनका प्रोग्राम था किसान मुद्दे पर आंदोलन का, और लेकिन इस प्रोग्राम को उन्होंने 1 दिन के मुलतवी कर दिया। 3 तारीख से वो ट्रैक्टर अपना रोड शो निकालेंगे, और उस सारा का सारा फोकस अभी फिलहाल हाथरस की बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर है। तो इसमें मायावती की आप राजनीति की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की यानी, या फिर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की बात कर लें, तो सिवाय चंद ट्वीट्स के और कुछ एक शहरों में इक्का दुक्का प्रदर्शन के या बड़े प्रदर्शन के हम बात करें तो छोड़ दें, तो इन लोगों की ग्राउंड पर मौजूदगी नहीं है, चाहे वो मायावती हो, बहन जी हो, या फिर अखिलेश यादव हो। और लेकिन इससे परे, इससे इतर जिन पर आरोप लगता रहा है कि वो ड्रैगन पॉलिटिक्स करते हैं राहुल गांधी, वो हमेशा फील्ड में एक्टिव दिख रहे हैं इन दिनों। वजह पता नहीं, चाहे चुनाव भी होता है वजह, और तमाम चीजें होती है, वोट होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर एक एक्टिव विपक्ष की बात करें तो उसमें राहुल गांधी इस रोल में बखूबी नजर आते हैं सुनील। बिल्कुल, राजनीतिक मायने तो आप बता ही रहे हैं बखूबी। देखिए, कांग्रेस को क्या कुछ फायदा होगा नहीं होगा वो तो आगामी भविष्य की चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से मेहर जी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर असम से गुजरात और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक राज्य के बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेता इस हाथरस की घटना की निंदा कर रहे हैं और लगातार वो इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं। ऐसे में प्रदेश में बैठी हुई, अब बाकी चीज़ें छोड़िए, हाथरस से बहुजन समाज पार्टी का एक वो चेहरा जो अब तक बहन जी के साथ डटा रहा, खड़ा रहा, 96 में पहली बार चुनाव जीतते हैं रामवीर उपाध्याय, और तब से बहुजन समाज पार्टी के वो बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, वो हाथरस से ही रहते हैं। हाथरस के सादाबाद जहां ये घटनाक्रम हुआ
उस क्षेत्र की सीमा वहां से 2 किलोमीटर की लग जाती है। वहां के विधायक भी हैं। उन्होंने कल इन सारी चीजों को, घटनाक्रम को नजरअंदाज करते हुए अपने बेटे चिराग उपाध्याय को बीजेपी ज्वाइन करा दी। ये सारे मायने, राजनीतिक मायने मेहर जी कैसे देखे जाएं? मैंने देख लीजिए, एक ऐसा है कि जो हाथरस में रामवीर उपाध्याय जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उनके बेटे कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इससे पॉलिटिकल माइलेज क्या मिलेगा? आप ये तो देखिए, क्या बीजेपी को जो डेंट लगाया है उस डेंट से भारतीय जनता पार्टी उबर पाएगी? क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की है, लखनऊ में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक पुलिस की मशीनरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इनके लिए आंसरेबल कौन, इनके लिए जवाबदेह कौन होगा? तो निश्चित रूप से सरकार सत्ता में होती है, जवाबदेही तो उसी की बनती है। तो उसको देखते हुए कॉस्मेटिक जेस्चर्स हैं। आप क्या माइलेज आप लेना चाहते हैं, किस पे माइलेज लेना चाहते हैं? रामवीर उपाध्याय के बेटे अगर ज्वाइन कर लेंगे तो उससे भारतीय जनता पार्टी में कौन सी क्रांति आ जाएगी, आप मुझे बताएं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपने अभी तुरंत कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्थिति वाकई ऐसी रही है। कल मैंने तस्वीरें देखी हैं, केरल की तस्वीरें देखी हैं, वहां रमेश चन्नीथला कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विधानसभा विपक्ष के नेता हैं, वो कुछ सड़कों पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि कहां तो हाथरस से लेकर के तिरुवनंतपुरम तक एक कांग्रेस एक पूरा प्रोटेस्ट का एक पूरा मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप किया है और उसके बाद तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। और कहां जो यूपी में जो सालों से सत्ता पे काबिज पार्टियां रही थी, जो विपक्ष में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों का प्रेजेंस ग्राउंड पे नहीं है। तो पॉलिटिक्स जो होता है वो हमेशा ग्राउंड से होता है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं होता है, ट्विटर के थ्रू पॉलिटिक्स नहीं होता है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में चीजों के मायने बदले हैं, तमाम चीजें में बदलाव आया है, लेकिन जो जनमानस है, जनता का जो सोचने का तरीका है, वो ये देखता है कि भाई कौन राजनेता ग्राउंड पर है, कौन उनकी आवाज को उठा रहा है, कौन उनके हक की बात कर रहा है। जनता उसी को समझती है, उसी को जानती है, उसी को मानती है। अब रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी की बात देख लीजिए। अभी जैसा कि हम लोगों ने एएनबी न्यूज पर सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कल रात में, अवनीश अवस्थी को सूचना का प्रभार ले लिया गया। ऐसा क्यों लिया गया? अचानक से इतनी बड़ी घटना हो रही थी और तब ले लिया गया। निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का जो पीआर मैकेनिज्म था, वो पूरी तरीके से टोटल फेल्योर रहा और यही देखते हुए बड़े बड़े कदम उठाए गए। एसआईटी बनाने के लिए इतने दिन के बाद क्यों जरूरत पड़ी? आपने पहले क्यों नहीं बनाया? उसके इलाज में को लेकर के जो हाथरस की बिटिया थी, जो दरिंदगी का शिकार हुई, जो अब नहीं रही, उसके इलाज को लेकर के तमाम तरह की बातें हुई। इसके लिए कौन आंसरेबल होगा? वही होगा सुनील, जो सत्ता में बैठता है। चाहे सत्ता में अभी बीजेपी इस वक्त बैठी हो या समाजवादी पार्टी बैठी रहती, जो भी बैठी होती है सत्ता में, जवाब तो उसी का देना बनता है। लेकिन ये जवाब अभी कहीं नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि जवाब अभी कहीं नहीं है। राज्य में पुलिस के मुखिया कहते हैं कि भाई रेप का तो फोरेंसिक जो एविडेंस मिल रहा है उसमें रेप नहीं हुआ, सब कुछ नहीं। तो ये प्रीमैच्योर किस्म की जो बयानबाजियां हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। आप एक तफ्तीश होने देते। एसआईटी ने अपना काम ले लिया है, संभाल लिया है, जांच होगी, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट की बात कही जा रही है। पीएम मोदी की बात करें, पीएम मोदी ने खुद इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से, सीएम से बात की है। तो अब थोड़ा सा समय देना चाहिए। और हाथरस का डीएम जाकर मेहर जी परिवार से ये कह देता है कि मीडिया है, 2-1 दिन में चला जाएगा, हम तो यहीं रहने वाले हैं, फिर हम भी बदल सकते हैं। इस तरह से परिवार को धमकाने का काम डीएम करता है। देखिए, डीएम या बात नहीं, बात एक सिस्टम के सोच की होती है। जिस दिन आप ये सोचते हैं कि भाई कोई आदमी जो है वो हाशिए का आदमी, आप कुछ भी आप कर ले और वो जाति चुपचाप सहन कर लेगा, तो ये किसी भी सत्ता तंत्र की सबसे बड़ी नाकामी होती है। चाहे वो हाथरस के डीएम ने पता नहीं किस झोंक में, किस आवेश में ये कहा होगा और पता नहीं किसने, और लेकिन अब मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बड़े एक्टिव हैं, तुरंत घटनाएं और वीडियो ट्वीट हो जाते हैं। वैसे में ये तो एक हाराकीरी की तरह है, हाराकीरी खुदकुशी की तरह है। इस तरह की बातें करना और बोलना, वो सिर्फ अपने खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी जाती है। बिल्कुल, यानी कि सरकार चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। और जो एक घटना जिसमें एक मरहम लगाने का काम होना चाहिए था, एक सांत्वना देने का काम होना चाहिए था, एक आधी आबादी के लिए एक मैसेज जाना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, नहीं। अब तो
आप कानपुर में इतने प्रोएक्टिव होते हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, पुलिस में ब्रॉड डे लाइट में एक विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है, गाड़ी अचानक पलट जाती है, सब कुछ संदिग्ध होता है। तो इस घटना में, जिसका देश की आधी आबादी सरोकार था, इस घटना में गवर्नमेंट का वो प्रोएक्टिव रोल क्यों नहीं दिखता है, ये समझते पर है सुनील। बिल्कुल, तमाम सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम फेलियर की बात है मेहर जी। इसके साथ ही जब बाकी राजनीतिक दल जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने तो वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाती है, कोविड के नियमों का हवाला देकर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि आखिर आपकी मंशा किस तरह की है, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तब आप भी लगातार इस तरह से जाते थे और ये कहते थे कि ये हिटलर शाही है। अब इसे क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया मेहर जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी अब उग्र प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर इसका आगाज किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि गांधी जयंती के मौके पर केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध मार्च निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 1 रुपए किलो के हिसाब से चावल दे रही है और ऐसे में केंद्र द्वारा पारित इस बिल का प्रभाव इस योजना पर भी पड़ेगा, ये सीधे तौर पर कहती नजर आई है कांग्रेस। भूपेश बघेल की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार, और अब छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कांग्रेस ने, कमर कस ली है। किसानों के साथ मिलकर आवाज उठाई जाएगी। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़। गांधी जयंती के मौके पर केंद्र सरकार पर हमला करने की तैयारी, कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट, और इसकी तैयारी में भूपेश सरकार। देश भर में कांग्रेस का किसानों के साथ प्रदर्शन, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तैयारी। रायपुर लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी परमेश्वर सीधा जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, किस तरह की तैयारी और कहां गांधी प्रतिमा के पास जाकर आज जो प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है उसमें क्या प्रदेश भर से किसान पहुंच रहे हैं या फिर अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से प्रदेश में किसान जो है आंदोलन करेंगे? का बात हम करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश हैं, साथ ही कृषि प्रधान प्रदेश भी है, जिसका आय जो है कृषि से ही जुड़ा हुआ है और उस पर ही निर्भर है। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कांग्रेस पूरे रणनीति बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में एक साथ धरना प्रदर्शन करने की और कृषि बिल को विरोध करने के लिए। और ये अलग अलग जिला में अलग अलग रणनीति तय किए गए हैं। प्रदेश में भी राजधानी में भी बड़ा एक धरना आंदोलन की आगाज हो रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को कांग्रेस इस मौके पे चूकना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में ये कानून का विरोध तो लगातार हुआ, जब लोकसभा और बाकी राज्यसभा में इसका विरोध देखने को मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ में उस तरह से आंदोलन नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक सीधे तौर पर कृषि प्रदेश है छत्तीसगढ़, धान का कटोरा है, कांग्रेस की सरकार भी है, विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन जो स्थिति पंजाब में है वो छत्तीसगढ़ में नहीं। पिछले 1 सप्ताह पहले यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, फुल लॉकडाउन किया गया था। इसके वजह से धरना प्रदर्शन जो है इतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी कंटेनमेंट जोन हट गया है, अनलॉक पे आ गए हैं, तो अभी अब धरना प्रदर्शन आज से प्रदेश कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज से धरना प्रदर्शन का आगाज होने जा रहे हैं। हम अगर छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसान प्रधान प्रदेश होने के वजह से किसान कृषि पर निर्भर हैं। तो छत्तीसगढ़ के सीमांत जो किसान है और जो गरीब भूमिहीन जो किसान है वो एमएसपी का नहीं आने पे बहुत बड़ा असर उस पर पड़ने वाला है। दूसरी ओर पीडीएस जो चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ ही पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जहां पे 1 रुपया किलो पे लाखों गरीबों को अनाज मिलता है, वो भी बहुत बुरा असर पड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर प्रदेश के किसान को अगर नहीं मिलती है तो वो और बड़ा असर पड़ेंगे किसानों के ऊपर और सड़क पे आ जाएंगे।
तो कुल मिलाकर देखा जाए, पूरे बिल को अगर समझा जाए वाला है, ये किसानों के लिए तो बहुत अच्छा बिल साबित होगा जब धरातल पर पहुंचेगा। न तो एमएसपी खत्म हो रहा है, न मंडियां खत्म हो रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर कांग्रेस इस बात का हवाला दे रही है या फिर कृषि विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि पीडीएफ वाला जो 1 रुपए किलो राशन मिलता है, चावल मिलता है किसान गरीब को, उस पर असर पड़ेगा? जी जी, एमएसपी नहीं रहने से, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहने पे सरकार अगर धान खरीदी नहीं करते हैं और पूरे जो खरीदी है वो ठेकेदार के हाथ में चले जाएंगे, वो अपने तरीका से धान खरीदी करेंगे, तो बिल्कुल पीडीएस पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नज़र बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव पर विभिन्न संगठनों में सियासत का माहौल देखा जा रहा है। मंत्री आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस अतिथि विद्वान हो या फिर किसान कर्ज माफी का मुद्दा केवल सियासत करती है। प्रदेश में किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते पर जमकर सियासत हो रही है, जहां पर पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जी हां, बेरोजगारी भत्ते पर जमकर जो है सियासत हो रही है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी राजनीति चरम पर है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव और उपचुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से इस चुनाव में 9 से 10 सीटें हासिल करने को लेकर जद्दोजहद में है, क्योंकि ये शिवराज सरकार के लिए भी तभी कारगर होगा जब वो 9 से 10 सीटों पर कब्जा जमा लेंगे और उसके बाद उनकी सरकार यथावत चलती रहेगी, नहीं तो सरकार संकट में आ जाएगी। उपचुनाव 28 सीटों पर है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक इस्तीफा देकर आए वो बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद ये सीटें खाली हुई और अब इन पर उपचुनाव किया जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है अपने क्षेत्रों में जाकर, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, कि ऐसे लोगों को वोट ना दीजिए जो दल बदलू हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो एक और जहां कांग्रेस पूरी भूमिका बना रही है, तो वहीं आपको ये बता दें कि बीजेपी भी इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। बता रही है कि कैसे कैसे राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है। भोपाल लिए चलेंगे, शैलेंद्र पारासर हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सियासत चरम पर है, फिर चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या फिर किसानों का मसला। बिल्कुल सुनील, जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कि लगातार उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है और दोनों पार्टियों के लिए ये चुनौती भरा समय होगा। और देखने में ये भी आ रहा है, अगर पूर्व में सुनील जी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार 15 महीने की सरकार बनाई, उसमें अतिथि विद्वान हो या किसान कर्ज माफी हो या तमाम संगठनों के दावों को दौर हो, तो इसमें साफ तौर पे ये देखने में आता है कि खाली आरोप प्रत्यारोप, वोट बैंक की यहाँ राजनीति सामने आती है। और दूसरी ओर अगर देखें तो इनके ऊपर प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज आज होने को जा रहा है। कोष खाली है। कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी की कई योजनाएं बंद कर देती है और नई योजना के लिए बात करती है। और जब बीजेपी की सरकार आती है तो अभी चूंकि चुनावी दौर है, अतिथि विद्वान एक बेरोजगार का सबसे बड़ा खेमा है, जहां पर चाहे वह किसान कर्ज माफी के लिए किसान भी एक बड़ा बहुमत यह साबित होता है। तो साफ तौर पे अगर देखेंगे सुनील जी, तो यहाँ पर सामने यही बात आती है कि दोनों ही बड़े संगठन है, वो कहाँ किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। शैलेंद्र, अगर ग्वालियर संभाग की बात की जाए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का कब्जा रहा। पिछली बार जरूर, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराया था, लेकिन इस बार के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने बाजी मारी थी। ऐसे में ग्वालियर संभाग में ज्यादा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से ग्वालियर संभाग में कांग्रेस का काफी लंबे समय से कब्जा रहा है और ये वही विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो बड़ी चुनौती बड़ा समय रहेगा। चूंकि वहां पर ज्योतिया सिंधिया के साथ जितने भी यहाँ विधायक शामिल हुए हैं तो वो सीए तौर पे अब बीजेपी के हैं। अब लेकिन वहां पर पूर्व से ही ज्योतिया सिंधिया के अलावा कोई भी वरिष्ठ कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं हुआ करता था
जो वहां पर अपना कब्जा शामिल कर सके। इसलिए अब चूंकि कमलनाथ सरकार के लिए और पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए इस क्षेत्र में चुनौती भरा समय होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफी यहाँ रसूख चलता है और यहाँ पर पहले से ही काफी दबदबा है, तो एक चुनौती होगा। लेकिन कांग्रेस का एक समय में यह समय कह सकते थे कि वहां पर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज के आने के बाद अपने आप को मजबूत स्थिति मान रही है शैलेंद्र, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का आम जनमानस इतना नासमझ नहीं है कि जो आप मंच से वादे कर रहे हैं, जो आप मंच से तस्वीरें बता रहे हैं और जो आप स्थिति कह रहे हैं, वो उनमें बहुत सारा अंतर है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से बीजेपी अभी अपने आप को खुद को जीता हुआ समझती है, क्योंकि उस क्षेत्र में महाराज के आने के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद उस क्षेत्र में चूंकि दबदबा के साथ साथ काफी चीजें, लेकिन जनता काफी जागरूक है। अब वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह कई बीजेपी के मंत्री जो कांग्रेस में शामिल हुए और मंत्री बने हैं, उन लोगों के ऊपर कई ऐसी घटना आई, हाथापाई की, कई ऐसे बदसलूकी वाले बयानबाजी की, शब्दों की मर्यादा खोने वाले बयानबाजी की, तो काफी चीजों को जनता भी समझती है और चीजें भी समझती है कि किस तरीके से केवल हम पार्ट में पिस रहे हैं और किस तरीके से इस राजनीति सियासतकरण के चलते लोगों को यहाँ लाभ नहीं मिलता। और आज प्रदेश में रोजगार की तो बेरोजगारी की तो यहाँ भरमारी है, साथ साथ आज पूरे देश में सबसे ज्यादा कर वसूलने वाला प्रदेश है। तो एक चुनाव से पहले ये जिस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हैं और कर की मुक्ति के लिए काम करते हैं और संगठनों के लिए दावा करते थे कि अतिथि विद्वान हो या किसान कर्ज माफी हो, उसको बेहतर करेंगे। लेकिन दावा यह चूंकि लंबे टाइम से आरोप प्रत्यारोप की अटकलों में अटक जाता है कि शैलेंद्र, किसी भी तरह का चुनाव, पंचायत चुनाव हो, आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जो भी चुनाव प्रदेश में हो, देश में हो, उनको मूर्त रूप देना, उनको बेहतर तरीके से संपन्न कराने का काम ब्यूरोक्रेसी का है, प्रशासन का है। लेकिन नौकरशाही तो बेलगाम हो गई है प्रदेश में। जिसको मन मर्जी है वहां, जिसको मन मर्जी है इस तरह की चीजें, जिससे मन मर्जी है कोविड के नाम पर वसूली हो रही है, जिससे मन मर्जी है कोविड के नाम पर रैलियां निकाली चुनाव के नाम पर रैलियां हो रही हैं, लेकिन वहां मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। द्वेष भाव, बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता है सुनील जी। जिस तरह से बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर कोविड के नाम पे वसूली हो या कांग्रेस आरोप लगाती हो कि ट्रांसफर उद्योग की बात हो, भले ही कांग्रेस कार्यकाल में उनके जो चहेते अधिकारी हैं उनका भी स्थानांतरण होता है, लेकिन इसको ट्रांसफर उद्योग के तौर पे दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जनता बखूबी जानती है कि किस तरीके से, चाहे वो आज इतना कर होने के बावजूद भी कई जगह भ्रष्टाचार विभागों में देखने में आते हैं, तो इन भ्रष्टाचारों को भी नकारा नहीं जा सकता है। आज व्यापारियों के लिए मूलभूत सुविधा या ट्रांसपोर्ट से जुड़कर जो भी परिवार होता है मध्य प्रदेश में दो बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है। क्षेत्रीय पार्टियों ने कोशिशें की उठने की, लेकिन उठ नहीं पाई। मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर ये दोनों ही बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, ये दोनों का दबदबा रहता है। ऐसे में जनता के पास विकल्प नहीं होता, लेकिन एक विकल्प जरूर रहता है, वो है नोटा का। उसका हमने देखा पिछली बार आंकड़ा, तमाम ऐसे आंकड़े चौंकाने वाले थे नोटा के। बिल्कुल सुनील जी, जनता के पास विकल्प नहीं है और जनता की मजबूरी भी है लोगों की, चूंकि एक बड़ी और यहाँ जनता जागरूक है और जानती भी है कि अगर नोटा के तहत पूर्व फिर से चुनाव होते हैं, फिर प्रत्याशी आते हैं, और आज के दौर में चुनाव में काफी बड़ा एक पैसा खर्च होता है और इसमें खर्च करने में कई ऐसे थर्ड फ्रंट के लोग हैं जो नहीं कर पाते। और एक बड़ी बात इसमें यह भी सामने आती है कि जिस तरह थर्ड फ्रंट में जो भी प्रत्याशी नजर आते हैं, तो वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं दामन थामने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो उनकी मजबूरी हो जाती है इन चीजों को देखते हुए। तो साफ है कि थर्ड फ्रंट का यहाँ दबदबा नहीं हो पाता है और लंबे समय से यहाँ बीजेपी कांग्रेस के दावपेच और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। अच्छा, मुद्दे क्या हैं? एक दूसरे में शामिल भी होते हैं लोग। मुद्दे क्या हैं जनता के बीच में? ये जो अपनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर जिन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं ये लोग, ये मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं? देखिए सुनील जी, मुद्दे के लिए क्या बात कर, तो मूलभूत सुविधा आज बहुत जरूरी हो चुकी है।
लोगों के लिए यहाँ पर तमाम ऐसी योजना है, यदि अगर वो सुचारू कागजों में नहीं चलती है और बाकी लोगों को इसका लाभ मिलता है तो निश्चित ही उन लोगों की भ्रष्टाचार से योजनाएं कितनी भी बना ली जाएं, कितनी भी योजनाएं कागजों में बना ली जाएं, वो बाहर तो नहीं निकलती। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आज भी फाइलों में सिमटी हैं। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज प्रदेश का जनमानस, प्रदेश का नागरिक सिर्फ और सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहा है। इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार। इनके लिए आज भी प्रदेश का किसान, प्रदेश का नागरिक उम्मीद लगाकर बैठा है कि कोई ऐसी सरकार आए जो कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो दे पाए, बाकी तो छोड़ दीजिए योजनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको ये बता दें कि अगली खबर उत्तराखंड से। आपको ये बताते चलें कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद प्रदेश भर में छूट दी जा रही है और बीते दिन से ही आपको ये बताते चलें कि अंतर्राज्यीय बसों को शुरू कर दिया गया। साथ ही पर्यटन क्षेत्रों को लेकर भी तमाम तरह की छूट सरकार की तरफ से दी जा रही है। लिहाजा इसके लिए प्रदेश में अर्थव्यवस्था को तो ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि चारधाम यात्रा में सरकार की छूट प्रदेश के लिए भारी पड़ सकती है। संक्रमण के आंकड़े बढ़ सकते हैं और उस पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार सिर्फ लोकार्पण और चुनाव की तैयारी में जुटी है। प्रदेश की जनता का ख्याल सरकार को नहीं है। तो अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन जारी हुई है उससे कांग्रेस की नाराजगी है। कांग्रेस कह रही है, प्रदेश कांग्रेस, कि ये छूट भारी पड़ सकती है। सरकार को जनता की परवाह नहीं, सरकार को जनता की फिक्र नहीं। ऐसे में अनलॉक 5 की गाइडलाइनों में और नियम कड़े करते हुए प्रदेश में अभी कोरोना महामारी के दौर को देखते हुए तमाम सारी सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन प्रदेश में तो अब तो हालात ऐसे हो गए हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो चुका हो, कोरोना खत्म हो गया हो, चाहे वो अंतर्राज्यीय बसों का संचालन का मसला हो या फिर चारधाम यात्रा का मसला हो या पर्यटकों के आने जाने को लेकर व्यवस्था हो। तमाम सारी जो पहले पाबंदियां थीं वो सब हट चुकी हैं और अब आप उत्तराखंड बेरोक टोक बेझिझक जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी जो चिंता वो उत्तराखंड निवासियों को इसलिए भी है क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया था। कोरोना महामारी की वजह से चौपट हो चुका था रोजगार धंधा। पर्यटन से उत्तराखंड में एक बड़ा रेवेन्यू आता है, बड़ा रोजगार चलता है, लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं और ऐसे में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अब इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि चलिए पर्यटन की दृष्टि से अगर सरकार ने इस व्यवस्था को किया है तो हम खुद अपने स्तर पर नियमों का पालन करेंगे। देहरादून लिए चलेंगे। प्रतीक पाठक हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। प्रतीक, जाहिर तौर पर नाराजगी तो होगी ही कांग्रेस की, विपक्ष की, क्योंकि सरकार ने तो सब कुछ ऐसे सामान्य कर दिया है जैसे कोरोना महामारी उत्तराखंड से खत्म हो गई हो। बिल्कुल सुनील, 5.0 की गाइडलाइंस जारी की है उत्तराखंड सरकार ने। देर शाम जो गाइडलाइंस आई है उसमें तमाम सारे निर्णय लिए गए हैं। 15 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारियां हैं। वहीं अगर देखा जाए तो मनोरंजन पार्क को खोलने की तैयारी है, सिनेमा घर खोलने की तैयारी है। बताया जा सकता है कि सिनेमा घर खोले जाएंगे जिसमें 50% लोग आ सकते हैं। साथ ही जो मनोरंजन जो पार्क बंद थे वो खोलने की तैयारी पूरी तरीके से देखी जा सकती है। साथ ही जो कोविड-19 को लेकर जो परिवेश उत्तराखंड में था उसको लेकर कहीं ना कहीं छूट दी गई है। साथ ही जहां पर देखा जाए चारधाम यात्रा में जो कोविड-19 टेस्ट जो होने थे उसमें अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से एक एसओपी भी जारी हो चुकी है, सरकार की तरफ से भी एक एसओपी जारी हुई है। तमाम तरीके की छूट जो दी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सवाल खड़ी करती नजर आ रही है। क्योंकि आंकड़ों की अगर मैं सुनील बात करूं तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन ये आंकड़ा 49,000 के पास पहुंच चुका है। मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़े हैं और जी तकरीबन 625 का ये आंकड़ा मौतों का भी पहुंचता नजर आ रहा है। तो ऐसे में समस्याएं लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा में जो कोविड-19 टेस्ट करने की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म किया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम सारे जो विधायक हैं और नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि
सरकार ने ये जिस तरीके से छूट दी है, ये कोविड-19 टेस्ट की जो अनिवार्यता को खत्म किया है, ये लापरवाही वाला कारण है, क्योंकि जहाँ पर देखा जाए चार धाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध यात्रा मानी जाती रही है और तमाम जो बाहर से जो यात्री आते हैं कहीं ना कहीं अपना आस्था लेके आते हैं। अगर ये महामारी अगर तेजी से फैलती है तो कहीं ना कहीं इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ की काफी बदनामी होती नजर आएगी। ऐसे में सरकार को ये निर्णय वापस लेना चाहिए। खासतौर पर सुनील, अगर मैं बात करूं राज्य के जो अंतर्राज्यीय बसों को चलाने की बात की गई है, उसमें एक एसओपी जो परिवहन विभाग से जारी की गई है, उसमें 100% जो है यात्री वो कहीं ना कहीं अब यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन किस तरीके से होगा, जिसको लेकर भी अब कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा करती नजर आ रही है। महामारी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो कोविड-19 टेस्ट है उसको लेकर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि जो कोविड-19 के टेस्ट तकरीबन सरकार कहती नजर आ रही थी कि 10,000 कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये टेस्टों की संख्या को घटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो आंकड़े जो बढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं कोविड-19 टेस्ट के चलते बढ़ रहे थे, लेकिन ये आंकड़े अब प्रतिदिन घटते नजर आ रहे हैं। 400 से 500 के लगभग ये आंकड़े पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि कोविड-19 टेस्ट को घटाने का काम करके ये आंकड़े कम दिखाने का प्रयास बीजेपी की सरकार लगातार करती नजर आ रही है, यानी कि लापरवाही लगातार देखने को मिली। इस पर तमाम सवाल बिल्कुल प्रतीक चिंता का विषय है। अनलॉक 5 में नियम जो बने हैं वो जाहिर तौर पर ये कहते हैं कि आपको कुछ जो अब तक चीज़ें बंद थी उनको खोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको सतर्कता बरतनी है। आपको ऐसे नहीं कह देना है कि परिवहन विभाग ने आपने 100% कह दिया कि आप जाइए और बसों को ले जाइए, आप हर तरह से सवारियों को बिठा सकते हैं। 50% की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उत्तराखंड में अलग ही एक सिस्टम लागू हो चुका है। ऐसे में चूँकि एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, वो हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है। अगर हालात प्रतीक ऐसे ही रहे और ये मामला और ये कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुंभ भी कोरोना की भेंट चढ़ जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से सीबीआई की जांच तेज हो गई है। एजेंसी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को बयान दर्ज कराने के लिए 4 अक्टूबर को बुलाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिठानी गवाह के रूप में धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा सकता है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले उनके घर पर आने जाने वालों को वो देखता रहा था। जी हाँ, सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि सीबीआई पिठानी से कई बार पूछताछ कर चुकी है, अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली आ चुकी है और पिठानी फिलहाल सीबीआई के रडार पर है। साथ ही अधिकारियों द्वारा उसकी निगरानी की जा रही है। वो 14 जून को मुंबई के उस बांद्रा फ्लैट में था जब सुशांत की मौत हुई। सीबीआई से पूछताछ के दौरान केवल पिठानी ने ही खुलासा किया था कि सुशांत की मौत से एक दिन पहले 13 जून को उनके फ्लैट पर बाहर से कुछ लोग आए थे। पिठानी ने पहले दावा किया था कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का दरवाजा जब खोला गया तो वह मृत पाए गए थे। कथित तौर पर उनकी मौत फांसी लगाने से हुई थी। हालांकि पिठानी का ये बयान सीबीआई द्वारा पूछताछ में पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है, पहले दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अब सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट था उससे एक बार फिर से पूछताछ होगी। तो एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीबीआई ने अपनी जो जांच है उसमें तेजी ला दी है। एनसीबी जहां पर ड्रग्स कनेक्शन के साथ बॉलीवुड के उस दलदल को खत्म करने में लगी है, जहां पर नशे का व्यापार चलता है, नशे का कारोबार चलता है, धंधा चलता है और नशे की जो बड़ी खेप तमाम बड़े बड़े हीरो हीरोइनों के द्वारा ली जाती है, वो शिकंजे पर है। मुंबई लिए चलेंगे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के रडार पर है। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से तेजी आ गई सीबीआई की जांच में। जी सुनील, देखिए सिद्धार्थ पिठानी जो है सुशांत के घर करीब 2019 से रहने आया था। हालांकि सुशांत का जो प्रोजेक्ट था 150 उसको लगातार जो है सिद्धार्थ पिठानी देखता था। उनके प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग से लेकर तमाम काम काज जो है सिद्धार्थ पिठानी देखता था। लेकिन इस बीच 2019 के जून जुलाई के दौरान जिस तरह से सुशांत जो है फॉरेन ट्रिप आने के बाद जो है अपना प्रोजेक्ट भूल गए थे, लगातार निराश रहने लगे थे, उसको लेकर सिद्धार्थ पिठानी जो है सुशांत का घर छोड़कर अपने गांव चला गया था। हालांकि उनके पिता का फोन आया था कि किस तरह से आर्थिक स्थिति जो उनकी खराब हो गई, उसको लेकर वो हैदराबाद चला गया था। इस बीच जो है सुशांत काफी टेंशन में रहने लगे थे। इसी बीच की बात है कि सुशांत जो अपना घर छोड़कर जो है गेस्ट हाउस में चले गए थे। उस दौरान रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ में तमाम जानकारियां जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने शुरुआती दौर में सीबीआई को दी है, वो कहीं न कहीं अब जो है
मसलन सीबीआई को समझ में नहीं आ रही। यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी को दोबारा से जो है तलब किया जा सकता है। सीबीआई की पूछताछ में पहले भी वो कई सारी चीज़ें बता चुका है। वो बता चुका है कि 13 तारीख को कुछ लोग बाहर से आए थे। ये वही शख्स है जिसने सिर्फ ये बात कबूल की। इसके बाद वो 14 तारीख को बोलता है कि हमने जब दरवाज़ा खोला तो मृत पाए गए थे। तो इसके बयान बेहद महत्वपूर्ण हैं। सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति जो फ्लैट में साथ में रहता था, उससे हर तरह से पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है, जैसा कि आप भी लगातार बता रहे हैं सत्यप्रकाश, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी रडार पर है सीबीआई की, और तेजी आ रही है सीबीआई की जांच में जब रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे में और कौन कौन से चेहरे हैं जिनको फिर से तलब किया जा सकता है सीबीआई के द्वारा? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो सुशांत का पूरा जो है प्रोजेक्ट का काम देखता था। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो सुशांत के साथ अक्सर रहता था, सुशांत का ख्याल रखने तक से लेकर सुशांत के तमाम जो कामकाज को देखता था। बाकी उनके जो मैनेजर थे उनके भी ऊपर भी नजर रखता था, जैसा कि सुशांत ने उसको इस तरह की जिम्मेदारियां दी थी। 13 तारीख की अगर बात की जाए तो 13 तारीख को तमाम तरह के बयान सामने आ रहा है। जिस तरह से एक नेता, बीजेपी के एक नेता ने कहा कि 13 जून की रात जो है सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती मिली थी। एक पार्टी के दौरान उन दोनों की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पे कहा है कि 8 जून के बाद वो घर जब छोड़ के गई थी, उसके बाद से सुशांत से नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पे ये दूसरी बात है जो सीबीआई लगातार अलग अलग एंगल से जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को अपना स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के दौरान जो जानकारी दी थी, अब सीबीआई जो है उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देखेगी और जानकारी लेगी कि कितना सही सिद्धार्थ पिठानी बोल रहे हैं। 13 जून को जो ये बातें सामने आ रही है कि कुछ लोग उनके घर में आए थे, तो वही बातें आपको बता दें कि 13 जून को ही ये बात सामने आई थी जब सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया था कि सुशांत के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क डेटा निकालने के लिए कुछ लोग आए थे जो डेटा लेकर चले गए थे। इसमें रिया चक्रवर्ती का बहुत बड़ा अहम रोल है। रिया चक्रवर्ती ने फोन करके सुशांत को बोला था कि जो कुछ भी हो रहा होने दीजिए, डेटा लेके जाता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तमाम जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को पहले भी दिया था। लेकिन जिस तरह से एम्स की रिपोर्ट आई है उसको लेकर जो है सीबीआई पुनः पूछताछ करेगी। दूसरी अहम बात, जिस तरह से मुंबई की कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था, उसमें तमाम खुलासे नहीं किए थे, उसको लेकर भी दोबारा जो है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अलावा जो है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर चर्चा की जा सके। तमाम बातें हैं जो सीबीआई, इसके अलावा आपको बताया कि नीरज जो सुशांत का कुक था उससे भी पूछताछ की जाएगी, आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अब तक सिद्धार्थ पिठानी ने जो कुछ कहा है कितना सही कहा है, लेकिन अब जो बातें सामने निकल कर आ रही उसका सही तरीके से जवाब अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाए तो नीरज जो है सही तौर पर बता सकता है, क्योंकि नीरज लगातार सुशांत के साथ उस वक्त रहा है। जी। ऐसे में परिवारीजनों से पूछताछ की बात भी सामने आ रही थी कि रिपोर्ट सामने आने के बाद परिवार से सीबीआई पूछताछ कर सकती है, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों से पूछताछ कर सकती है। इस बारे में कोई अपडेट? देखिए सुनील जी, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, उन्होंने ये दावा किया था कि सुशांत की बहन ने जिस तरह से सुशांत को बिना प्रिस्क्रिप्शन से दवा मंगाई थी, वो कौन सी दवा थी उनको जानकारी नहीं है। हालांकि जो प्रिस्क्रिप्शन की चिट्ठी थी वो दिल्ली की थी, लेकिन मुंबई में उस तरह की दवा मंगाकर किया गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, चैट भी वायरल हुआ था, जिसमें उनकी बहन ने यह कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई पूछे तो बोल देना कि ऑनलाइन चिट्ठी मंगवाई थी, उससे दवा लिया था। तो कहीं न कहीं बहन भी है। हालांकि परिवार जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहा है कि सुशांत ने हत्या नहीं की है, बल्कि आत्महत्या नहीं की, बल्कि हत्या की गई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का अहम रोल है। सुशांत की मौत को उकसाने के लिए रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे हैं, उसको कहीं न कहीं सीबीआई क्रॉस क्वेश्चनिंग के जरिए जानना चाहती है। वहीं जिस तरह से रिया चक्रवर्ती उनके परिवार के ऊपर आरोप लगा है, उससे भी लिहाजा एनसीबी जो है पूछताछ करेगी, उसके बाद आखिरी निर्णय पे पहुंचेगी। एनसीबी ड्रग्स के मामले में लगातार एनसीबी को कामयाबी भी हाथ लग रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे भी हो रहे हैं सत्यप्रकाश। लेकिन सीबीआई की जांच बीच में जाहिर तौर पर यह लगा कि सीबीआई की जांच वहीं की वहीं थम सी गई। सीबीआई किन पहलुओं का इंतज़ार कर रही है, किन और चीज़ों को, किन बारीकियों का इंतज़ार कर रही है कि वो सामने आए, क्योंकि ये पूरा मसला जो है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या को लेकर था। लेकिन जिस तरह से तेज़ी एनसीबी ने दिखाई ड्रग्स मामले में, जो तमाम चेहरे बेनकाब हुए, दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री, उनके चेहरे से नकाब हटाया गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया।
ऐसे में लगता नहीं कि सीबीआई की जो जांच पड़ताल की जा रही है उसमें भी कुछ चीजें बाहर आनी चाहिए? जी सुनील, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से मामला पूरा जो है 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही थी, इस दौरान जो है पहले ईडी ने जांच किया, उसके बाद सीबीआई ने, इसके बाद एनसीबी ने। लेकिन जिस तरह से सीबीआई प्राथमिक जांच के दौरान तमाम तेजी दिखाई थी, उसके बाद से लगातार करीब 1 महीने गुजर गए, सीबीआई ने किसी से पूछताछ नहीं की। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई अपने जो है पूछताछ में तेजी करेगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, तमाम जो है जानकारियां बाहर आएगी। लेकिन जिस तरह से सीबीआई बिल्कुल खामोश हो गई है, इसीलिए को लेकर सुशांत के परिवार के लोगों ने लगातार आरोप लगाया कि सीबीआई कहीं न कहीं इस पूरे मामले को अनदेखी कर रही है, ढिलाईपन कर रही है। वहीं जिस तरह से एम्स की रिपोर्ट आई, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि सुशांत की बॉडी में जहर का कोई अंश नहीं मिला है। उसको लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी साफ तौर पे कहा है कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही थी। हमको भी इंतजार है कि सीबीआई इस पूरे मामले में अपनी स्पष्टता रखे, जिससे मुंबई पुलिस की जो छवि खराब की गई है वो कहीं न कहीं सही हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई कहीं न कहीं इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही, लेकिन सीबीआई ने आखिरी में एक अपना बयान देते हुए कहा है कि सीबीआई की जांच अभी रुकी नहीं है, सीबीआई हर बिंदु से जांच कर रही है, बिल्कुल, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।